हाय एवरीवन। तो आज हम अपनी पॉलिटी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए चैप्टर 12 पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड चैप्टर 13 फेडरल सिस्टम करने वाले हैं। अब हमने अभी तक लक्ष्मीकांत का पार्ट 1 कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क ये हम कर चुके हैं। इस पार्ट में हमने देखा चैप्टर 1 हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से लेके चैप्टर 11 बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये पूरा ही क्या कर चुके हैं, हम कवर कर चुके हैं। अगर इन केस आपने वो वीडियोस नहीं देखी है ना, तो मैं लक्ष्मीकांत की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी, आप वहाँ से चेकआउट कर लेना, ठीक है। आज जो हम करने वाले हैं ना, वो करने वाले हैं चैप्टर 12 एंड चैप्टर 13 पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड फेडरल सिस्टम, जो कि पार्ट 2 सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट का पार्ट है। अब ये वाला जो पार्ट है ना, पार्ट 2, इसमें सिर्फ 2 चैप्टर आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि है चैप्टर 14 सेंटर एंड स्टेट रिलेशन एंड चैप्टर 16 इमरजेंसी प्रोविजंस। ये दोनों ही चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इनके अलावा जो ये बचे हुए चैप्टर है ना हमारे, पार्लियामेंट्री सिस्टम, फेडरल सिस्टम, इंटर स्टेट रिलेशन, ये चैप्टर आपके ऐसा मान लो कि उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हम अभी पार्लियामेंट्री और एक स्टेट लेजिस्लेचर, ये दोनों चैप्टर्स जब हम करेंगे ना, वहाँ पे हम इन दोनों को और अच्छे से समझेंगे। इसमें अभी कई सारी चीज़ें होंगी जो शायद आपको अभी समझ में ना आए, तो उसको लेके डरना नहीं है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। वो जब हम वो चैप्टर करेंगे ना, तब आपको समझ आ जाएगा। अभी मैं इन चैप्टर को कराने का मेरा मेन पर्पस ये, जो हमारी ये सीरीज चलती आ रही है ना लक्ष्मीकांत की, ये ऐसे बीच में ब्रेक ना हो जाए। मैं डायरेक्ट चैप्टर 11 से चैप्टर 14 पे नहीं जंप करना चाह रही थी, बस इसीलिए चैप्टर 12 एंड चैप्टर 13 हम लोग आज देखेंगे। अदरवाइज अगर आप चाहो तो इस वीडियो को आप स्किप कर सकते हो, इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस, ठीक है। इन चैप्टर्स को हम करेंगे, इन चैप्टर का रेफरेंस आएगा चैप्टर पार्लियामेंट वाले चैप्टर में, इन स्टेट लेजिस्लेचर वाले चैप्टर में, तो वहाँ पे अच्छे से करेंगे। आज बस आप इतना समझ लो ऊपर से ये चीज़ें हैं क्या, बाकी एक बार इसको लक्ष्मीकांत से रीड कर लेगा तो ये उतना टफ नहीं है, ठीक है। तरफ तो ये हमारा चैप्टर 12 पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं कि डेमोक्रेसी क्या होता है। तो डेमोक्रेसी ना एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम है जहां लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, और ये रिप्रेजेंटेटिव्स लोगों के बिहाफ पर उनके लिए क्या करते हैं, डिसीजंस लेते हैं। तो यहाँ पर अल्टीमेट पावर किसके पास है, लोगों के पास है। अब इस डेमोक्रेसी के ना कुछ पिलर्स हैं। ये पिलर्स बेसिकली ये डिसाइड करते हैं कि कोई भी नेशन जो है वो डेमोक्रेटिक नेशन है या नहीं है, ठीक है। तो क्या है वो पिलर्स, पहला पीपल्स पार्टिसिपेशन, तो यानी कि जो लोकतंत्र है ना, वो लोगों से है, लोगों के लिए है। ये कहाँ पे हमने लाइन देखी थी, ये लाइन हमने प्रीएम्बल वाले चैप्टर में देखी थी। तो पीपल्स पार्टिसिपेशन का मतलब यही हुआ कि हम अपने लीडर्स को इलेक्ट करते हैं। दूसरा क्या है, रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है, इसको ना हमने डिटेल में समझा था फंडामेंटल राइट पार्ट 1 वाले वीडियो में। इन केस अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक आई बटन पर अटैच कर दूंगी। उसके बाद फंडामेंटल राइट्स, ये भी हम देखा था कि फंडामेंटल राइट्स क्या है, कुछ ऐसे मौलिक अधिकार है जो सभी नागरिकों को मिलते हैं। उसके बाद है इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस, यानी कि किसी के भी साथ किसी भी तरीके का क्या नहीं हो सकता, डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, और सभी को इक्वल सम्मान दिया जाएगा। उसके बाद अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, गवर्नमेंट जो भी काम करेगी, गवर्नमेंट किसको अकाउंटेबल है, एग्जीक्यूटिव इज अकाउंटेबल टू लेजिस्लेचर, और अपने काम में ट्रांसपेरेंसी रखेगी ताकि लोगों को भी वो चीज़ें क्या हो, समझ में आए। अब ये डेमोक्रेसी कितने तरीके की है, 2 तरीके की है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एंड प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। सबसे पहले बात करते हैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एक तरीके से देखो तो इंडिया में फॉलो होती है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। इसमें क्या होता है, जो मेजॉरिटी पार्टी होती है लोकसभा या राज्यसभा में, उनके जो लीडर्स होते हैं ना, वो क्या बन जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। तो एक तरीके से आप अगर देखो तो जो प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे, वो हेड ऑफ द क्या हुए, गवर्नमेंट हुए। एक सेकेंड, हाँ पेन, प्राइम मिनिस्टर क्या हुए हमारे पास, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, और प्रेसिडेंट क्या हुए हमारे पास, एक सेकेंड, प्रेसिडेंट, हाँ प्रेसिडेंट हुए हेड ऑफ द स्टेट। समझ में आया, ये दोनों चीजें याद रखना। बाकी इस लाइन का मतलब क्या है हेड ऑफ द स्टेट, ये हम प्रेसिडेंट वाला चैप्टर करने वाले हैं, उसमें इसको और डिटेल से समझेंगे। तो अभी के लिए याद रखो, प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। जो भी पार्टी मेजॉरिटी में होती है, उनके जो लीडर होते हैं वो क्या बन जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। अब प्राइम मिनिस्टर जो है ना, ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, ये भी अपनी अकॉर्डिंग डिसीजंस नहीं लेते, ये भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसको यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर भी कहते हैं, उनकी एड एंड एडवाइस पे चलते हैं। समझ में आया। और ये कैबिनेट मिनिस्टर्स कौन होते हैं, ये कैबिनेट मिनिस्टर पार्लियामेंट के ही मेंबर्स होते हैं, लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर्स जो होते हैं, उन्हीं में से किन्हीं मतलब लोगों को सिलेक्ट करके कैबिनेट के मेंबर्स बना दिया जाता है। तो यहाँ पे ये लोग 2 रोल निभा रहे होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स का भी और एक पार्लियामेंट के मेंबर्स का भी, ठीक है। दैट्स व्हाई वी से कि एग्जीक्यूटिव इज ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर इन पार्लियामेंट्री सिस्टम। प्रेसिडेंशियल में क्या है, प्रेसिडेंशियल में ऐसा नहीं है। प्रेसिडेंशियल में टाइम पीरियड फिक्स है, जैसे अभी अमेरिका में इलेक्शन हुए थे तो वहां पे फिक्स है, ये 4 साल में क्या होता है, उनका इलेक्शन होता है, डेट फिक्स है उनके प्रेसिडेंट को
चूज किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर इन दोनों का ही सेपरेट फंक्शन है, और यहाँ पे एग्जीक्यूटिव इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, ये चीज ध्यान रखना। अब पार्लियामेंट्री सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, कैबिनेट गवर्नमेंट कहते हैं, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कहते हैं, वेस्टमिंस्टर मॉडल कहते हैं, और प्रेसिडेंशियल वाले को नॉन रिस्पॉन्सिबल, नॉन पार्लियामेंट्री, फिक्स्ड एग्जीक्यूटिव सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। और ये इंडिया और ब्रिटेन में फॉलो होता है, और ये यूएसए एंड ब्राजील में फॉलो होता है। इनके और भी एग्जाम्पल्स आपको बुक में मिल जाएंगे, ठीक है। अब आर्टिकल हमारे यहाँ सेंटर और स्टेट दोनों ही लेवल पे पार्लियामेंट्री सिस्टम ही फॉर्म चलता है, ठीक है। अब आर्टिकल 74, 75 सेंटर से रिलेटेड बात करता है, आर्टिकल 163, 164 स्टेट से रिलेटेड बात करता है। अब यहाँ पे एक चीज आप देखोगे, आप प्राइमस इंटर पायरस, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब होता है फर्स्ट अमंग इक्वल्स, मतलब कि जैसे बराबरों में पहला, एक तरीके से ये समझ लो। तो जैसे कि मतलब ऐसी सिचुएशन में इसका यूज होता है जहां एक जो व्यक्ति है ना, जो एक ग्रुप का मेंबर है, उस ग्रुप का क्या माना जाता है, लीडर माना जाता है, लेकिन उसकी जो पोजीशन है ना बाकी मेंबर्स की इक्वली होती है। जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है वो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर कह लो या यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स कह लो, उनकी एड एंड एडवाइस पे चलते हैं। तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी हैं उसी ग्रुप के मेंबर, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर के ही मेंबर है हमारे प्राइम मिनिस्टर जी, समझ में आया। तो उनकी पावर्स जो है ना, जितने भी मिनिस्टर है उनकी इक्वली हुई, लेकिन उनकी पावर थोड़ी सी ज्यादा है एज अ प्राइम मिनिस्टर, एज अ लीडर, तो इसीलिए उनको प्राइमस इंटर पायरस भी कहा जाता है हमारे प्राइम मिनिस्टर को। एक चीज और, यहाँ पे मैंने क्या बताया आपको कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, और जो हमारे प्रेसिडेंट है वो हेड ऑफ द स्टेट है। बट यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ जो प्रेसिडेंट है वही हेड ऑफ द स्टेट है और वही हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी है, ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर, ये मेन डिफरेंस है पार्लियामेंट और प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में। अब बाकी आप लोग इसको बुक से एक बार रीड कर लेना अच्छे से, और साथ ही अगर आप देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, हम देखेंगे फीचर्स, देखेंगे फीचर्स क्या है हमारे पास पार्लियामेंट के, इसको आप लोग बुक से पढ़ लेना, इजी है, समझ आ जाएगा। बाकी इसको हम पार्लियामेंट्री वाला चैप्टर करेंगे तो वहां भी इनको हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 12, ये आप पढ़ लेना, मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी आपको। अगर ये नोट्स का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ ज्वाइन कर लेना, वहाँ आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। अब ये डिफरेंस है इंडिया और ब्रिटिश मॉडल्स में, मतलब वहाँ भी पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉलो होता है, बट वहाँ पे मोनार्की है, यहाँ पे रिपब्लिकन है। यहाँ पे जो हमारे जो वो है क्या कहते हैं, हेड ऑफ द गवर्नमेंट या हेड ऑफ द स्टेट जो है वो मोनार्कियल पोजीशन नहीं है, बट वहाँ पे क्या है, मोनार्कियल पोजीशन है वो, तो वो बात करेंगे यहाँ पे, ये पढ़ लेना, ईजी है। उसके बाद हम देखेंगे चैप्टर नंबर 13 जो कि है हमारा फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम का मतलब क्या है, ये हमने एक बार और समझा था। फेडरल सिस्टम का मतलब अगर आपको याद हो कि पावर्स जो है ना, सेंटर और स्टेट, इन दोनों के बीच ही डिवाइडेड है। अब जो नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे ना, सेंटर स्टेट रिलेशन, उसमें आपको समझ में आएगा कि स्टेट की क्या लिमिटेशंस है, कि स्टेट किन चीज़ों पे कानून बना सकता है, और जो सेंटर है वो किन चीज़ों पर कानून बना सकता है। और जैसे कोई एक ही सब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल वाटर ले लेती हूँ मैं, तो क्या वाटर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी उन पे सेंटर और स्टेट दोनों कानून बना सकते हैं। तो इन सारे सवालों को हम लोग किसमें देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। अब देखते हैं इसको जरा। तो हमारी जो गवर्नमेंट होती है ना, वो दो तरीके से काम करती है, एक होती है फेडरल सिस्टम के अकॉर्डिंग चलती है और दूसरी यूनिटरी सिस्टम के अकॉर्डिंग चलती है, ठीक है। तो अब इसमें होता क्या है ना, देखो मैं बताती हूँ एक बात। फेडरल सिस्टम और यूनिटरी सिस्टम, इन दोनों की अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स है, और ये दोनों गवर्नमेंट्स के स्ट्रक्चर हैं जो कंट्रीज अपने अपने नीड्स के अकॉर्डिंग अडॉप्ट करती हैं, और दोनों सिस्टम्स का अपना अपना वर्किंग स्टाइल है, ठीक है। तो अब इनको देखते हैं थोड़ा सा। तो पहले अगर मैं बात करूँ फेडरल सिस्टम की, तो फेडरल सिस्टम में क्या होता है ना, पावर जो होती है ना स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच ना डिवाइडेड होती है, और ये अपने अपने ज्यूरिडिक्शन में इंडिपेंडेंट होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सेंटर एक्स चीज पे डिसीजन देगा, तो जो स्टेट है ना उस एक्स चीज पे नहीं कुछ बोल सकता है, समझ में आया। जैसे ये एक्स कोई चीज है जिसपे सिर्फ और सिर्फ सेंटर ही डिसीजन दे सकता है, तो सेंटर के इस मामले में स्टेट टांग नहीं अड़ाएगा। और अगर ये वाई कोई चीज है जिसपे सिर्फ और सिर्फ स्टेट ही डिसीजन दे सकता है, तो इस पे सेंटर टांग नहीं अड़ाएगा, समझ में आया। तो ये दोनों ही अपने अपने इस चीज में काफी क्लियर होते हैं, और इसी को हम लोग फेडरल सिस्टम कहते हैं कि पावर जो है डिवाइडेड है सेंटर और स्टेट के बीच, ठीक है। और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास अपनी अपनी पावर्स होती हैं जो ओवरलैप नहीं करती हैं, और इसमें ना यूजुअली क्या होता है ना, कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड होता है, और दोनों लेवल्स की एग्रीमेंट के बिना इसको चेंज नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया, इन तीनों ही जगह पे क्या फॉलो होता है, फेडरल सिस्टम फॉलो होता है। इसका एडवांटेज आप ये मान लो कि जैसे एक ही गवर्नमेंट है, मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, एक ऐसे समझो इसको थोड़ा लार्जर वे से। अब जो लोकल प्रॉब्लम्स है, फॉर एग्जांपल जैसे कोई छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है बहुत लोकल लेवल पे, जैसे गांव में कोई प्रॉब्लम आ गई रोड्स को लेके या फिर किसी भी चीज को लेके, पानी को लेके, तो सेंट्रल गवर्नमेंट बड़े बड़े मुद्दे देख रही है। अब ये छोटे छोटे मुद्दे ना रह जाए, इस वजह से इसको हमने अडॉप्ट किया, ताकि जो लोकल गवर्नमेंट है ना वो भी सेल्फ और इंडिपेंडेंटली चल सके, समझ में आया। जैसे हमारे घर में सीवर लगवाना है, या फिर पानी की कोई प्रॉब्लम है, टैंक साफ करवाना है, या फिर कुछ भी ऐसा काम है जो गवर्नमेंट करती है, ठीक है, तो वो इसी वजह से
कर पाती क्योंकि हमने उतना फ्रीडम दे रखा है और सारा काम सिर्फ सेंटर के ऊपर नहीं छोड़ दिया है, समझ में आया। और छोटे ऐसा नहीं कि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट है, बल्कि स्टेट के नीचे भी म्यूनिसिपैलिटीज हैं हमारी जो इंडिपेंडेंट काम करती हैं, स्टेट के अंडर ही आती है म्यूनिसिपैलिटीज, पर वो भी हमने क्या कर रखा है, डिवीजन कर रखा है और उनको कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे रखी हैं। तो ये डिवीजन तो है, फिर सब डिवीजन भी आ गया, मतलब स्टेट के अंदर भी हमने पंचायत बिठा रखी हैं जो अपना लोकल लेवल पे काम करती है, फिर वो स्टेट को इन्फॉर्म करती हैं। तो इस तरीके से क्या हो रखा है, पावर्स को हम लोगों ने डिवाइड करके रखा हुआ है, ठीक है। तो इसका मेन एडवांटेज अगर मैं बोलूँ तो मेन एडवांटेज इसका ये कि लोकल प्रॉब्लम्स जो होती है ना, उनका सॉल्यूशन स्टेट गवर्नमेंट बेटर तरीके से निकाल पाती है इस फेडरल सिस्टम के थ्रू। अगर मैं बात करूँ यूनिटरी सिस्टम की, तो यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। रीजनल या लोकल गवर्नमेंट अगर होती भी है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है, उनके अंडर में काम करती हैं, समझ में आया। तो यहाँ पे सारी पावर्स एक ही एंटिटी के पास है और ये भी काफ़ी जगह फॉलो होता है, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, चाइना, इटली वगैरह में। अब यहाँ क्या होता है ना, यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन ना थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट से या फिर जहाँ वो चेंजेस करे, जिस चीज़ को लेके चेंजेस करे, उनसे परमिशन लेनी नहीं पड़ती, तो उतना टफ नहीं होता। तो यहाँ पे क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन ईजिली ये लोग फ्लेक्सिबल होता है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना। ये हमने बात की थी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कैसे होता है लास्ट चैप्टर में, लास्ट चैप्टर में, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाले में, ठीक है। तो ये वो है, और इसके एग्जांपल्स क्या हो गए, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, चाइना, इटली, जैसे मैंने भी बताया। अब इस पे ध्यान देते हैं, यहाँ पे क्या है, डुअल गवर्नमेंट है। डुअल गवर्नमेंट का मतलब क्या है, स्टेट लेवल पे भी है और सेंट्रल लेवल पे भी, दो गवर्नमेंट्स है। और यहाँ पे क्या है, सिंगल गवर्नमेंट है, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ही अगर स्टेट गवर्नमेंट एग्जिस्ट भी करती है तो किसके अंदर एग्जिस्ट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है, इंडिपेंडेंट नहीं है। अच्छा, इसका एडवांटेज होता होगा कुछ, इसका एडवांटेज ये है कि क्विक डिसीजन मेकिंग हो जाती है क्योंकि पावर सेंट्रलाइज्ड है, तो उन्हें अलग अलग हर जगह से परमिशन नहीं चाहिए होती है, और ज़्यादा यूनिफॉर्मिटी और स्टेबिलिटी होती है इन कंपैरिजन टू फेडरल सिस्टम में, ठीक है, फेडरल सिस्टम के कंपैरिजन में। तो ये था हमारा फेडरल और यूनिटरी सिस्टम। एक बार इसको ज़रा देख लेते हैं। Powers are divided between the national government and the regional government by constitution itself and both operate in their respective jurisdiction independently। जैसा कि हमने भी बताया कि दोनों अलग अलग लेवल पे क्या करते हैं, इसको ऑपरेट करते हैं इंडिपेंडेंटली। ऑल द पावर आर वेस्टेड इन द नेशनल गवर्नमेंट एंड द रीजनल गवर्नमेंट इफ एट ऑल एग्जिस्ट ड्राइव देयर अथॉरिटी फ्रॉम द नेशनल गवर्नमेंट। उसके बाद है, इसका एग्जांपल हमने देख लिया था, डुअल गवर्नमेंट है, सिंगल गवर्नमेंट है। यहाँ पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, यहाँ पे रिटन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। डिवीजन ऑफ पावर्स है, यहाँ पे कोई डिवीजन ऑफ पावर्स नहीं है। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होता है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन हो भी सकता है और कॉन्स्टिट्यूशन नहीं भी हो सकता है सुप्रीम, ठीक है। यहाँ पे रिजिड होता है कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है। यहाँ पे इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है, यहाँ पे हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। यहाँ पे बाई कैमरल लेजिस्लेचर होता है और यहाँ पे लेजिस्लेचर में भी बाई कैमरल और यूनि कैमरल, कोई भी हो सकता है इन दोनों में से। तो ये था मेन डिफरेंस हमारा फेडरल सिस्टम और यूनिटरी सिस्टम के ऊपर। मोटा मोटी आप ये समझ लो, इस चैप्टर को जितना आपको समझना चाहिए ना, बस इस वीडियो में आपने सुन लिया है, एक बार इसको रीड कर लेना, दैट्स इट। उसके बाद इसको ज़्यादा डिटेल में अभी करने की ज़रूरत हमें नहीं है। अब कुछ क्वेश्चंस भी हैं जो मैंने निकाले हैं इसका, इन दोनों ही चैप्टर्स के, उनको देख लेते हैं थोड़ा सा। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिकेट्स इट्स फेडरल कैरेक्टर। बताओ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसा कौन सा नेचर है जो उसका फेडरल कैरेक्टर बताता है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, फ्लेक्सिबिलिटी, डिवीजन ऑफ पावर। देखो एक चीज बताओ, हमारा क्या कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल है, पहले ये बताओ। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल नहीं है, ना ही ज्यादा रिजिड है, बल्कि सिंथेसिस है दोनों का। ये हमने अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में बात की थी, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है वो, तो मैं लिंक डाल दूंगी प्लेलिस्ट का, वहां से देख लेना, ठीक है। तो अब क्या है, थर्ड तो है ही नहीं, तो थर्ड कहाँ का है, उन ऑप्शंस को हटाओ। यहाँ पे थर्ड है तो ये ऑप्शन हट गया, और साथ ही हमने क्या देखा, इस वाले ऑप्शन में सेकंड एंड फोर है, बट फर्स्ट भी इसका आंसर होगा। तो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट। उसके बाद है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंडियन फेडरल सिस्टम। इंडिया हैज अ ड्यूअल पॉलिसी सिस्टम्स लाइक द यूनाइटेड स्टेट्स। इंडियन स्टेट्स आर कंप्लीटली ऑटोनोमस इन देयर फंक्शनिंग। द रेजिड्यूरी पावर्स आर वेस्टेड इन द यूनियन गवर्नमेंट। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसका आंसर हम अभी नहीं देखेंगे, ठीक है। आप कोशिश करना, अगर आपको आता है इसका आंसर बना, इसका आंसर जब हम चैप्टर पढ़ेंगे ना पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर वाला, वहां इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ध्यान से, ठीक है। अगर आपको पता है तो बताना मुझे इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ नॉन फेडरल फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से ऐसे नॉन फेडरल फीचर्स है? इंटीग्रेटेड जुडिशरी, सिंगल सिटीजनशिप, ऑल इंडिया सर्विसेज। ये तीनों ही आंसर नहीं होंगे इसके, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद क्या है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये लास्ट ईयर का 2021 का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इन इंडियन पॉलिटीज एन एसेंशियल फीचर दैट इंडिकेट्स इट इज अ फेडरल इन कैरेक्टर। अब देखो मैंने इतना सर्च किया, उसके बाद भी मुझे इसके सिर्फ 2 ही क्वेश्चन मिले। एक 2021 में पूछा गया था और एक 2017 में पूछा गया था इससे रिलेटेड। तो इसीलिए इस चैप्टर पर ज्यादा टाइम मत देना, बाकी बेसिक नॉलेज आप ले लोगे तो काफी है।
क्या था क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इन द इंडियन पॉलिटी इज असेंशियल फीचर दैट इंडिकेट्स दैट इट इज अ फेडरल इन कैरेक्टर? द इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी सेफगार्ड द यूनियन लेजिस्लेचर हैज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स. द यूनियन कैबिनेट कैन हैव elected representative from all the regional parties. The fundamental rights are enforceable by the courts of law. देखो इस क्वेश्चन को लेकर डरना नहीं है. क्वेश्चन का मतलब क्या? क्वेश्चन का मतलब ये कि कौन सा इंडियन पॉलिटी का एक ऐसा फीचर है जो बताता है कि हम फेडरल हैं एक तरीके से इन चारों में से. तो अभी अगर समझ में नहीं आए, कोशिश करना ट्राई करने का, बाकी इसको करेंगे हम लोग. उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म? बताना मुझे इनमें से कौन सा इंडियन फेडरलिज्म का फीचर नहीं है. सिमिलरली पार्लियामेंट्री से रिलेटेड भी मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं. ये मैंने क्वेश्चंस अभी इसलिए अटैच कर दिया ताकि आपके पास ये पीडीएफ हो. बाकी इनको करेंगे हम और भी ज़्यादा डिटेल में भी. अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज वन इन विच all the political parties in the parliament are represented in the government. The government is responsible to the parliament and can be removed by it. The government is elected by the people and can be removed. एक काम करती हूँ मैं इसको पार्लियामेंट वाले को इसमें ही कराऊंगी क्योंकि अभी शायद आपको ये समझ में ना आए. तो यही दो क्वेश्चंस मिले. 2020 में आया, 2017 वो भी इस चैप्टर से नहीं है. कहीं आप सोचो ये सारे क्वेश्चन जो है वो इन्हीं चैप्टर से ही तो मैंने खुद से ढूंढे हैं. तो इन क्वेश्चंस, ये जो क्वेश्चंस है ना बेसिकली स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट वाले चैप्टर्स के थे, बट मैंने उसको इनमें भी इंक्लूड कर दिया. आप एक बार इसको देख के ट्राई करने का, ठीक है. एंड आई होप आपको ये पसंद आया हो. इन केस अगर आपने अभी तक लक्ष्मीकांत पॉलिटी की वीडियोस नहीं देखी है तो मैं अभी स्क्रीन पे अमेंडमेंट वाला लगा दूंगी. अमेंडमेंट वाला देख लेना क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी अपकमिंग आने वाले लेक्चर्स में काफ़ी काम आएगा वो. और साथ ही मैं फंडामेंटल राइट लगा दूंगी. ये दोनों वीडियोस आपकी स्क्रीन पे आ रहे होंगे, इनको याद से देख लेना. एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.